बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 3 एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय फ्रेड आर डेविड। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस के ऊपर। अभी हम बात करेंगे सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेशनल एनवायरमेंटल फोर्सेस। यहाँ पे उसने कुछ डेमोग्राफिक्स का जिक्र किया हुआ है। बेसिकली एज पर द ऑथर अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स हैज़ बिन गिवन, और इसको भी कुछ हद तक देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम डिफरेंट जो अपना कल्चरल बैकग्राउंड है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इसको देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड दैट इज़ सोशल। हमारी सोसाइटी किन नॉर्म्स के ऊपर, किन वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो स्टैंड कर रही है। हम इसको अगर इकट्ठा करें तो सोशल एंड कल्चरल उसको हम इकट्ठा देख सकते हैं। लाइक अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं सोशल फैक्टर्स के हवाले से, तो लाइक हमारे पास सोशल क्लासेस आ जाती हैं। आपको भी पता है कि हमारे पास सोशल क्लासेस में 3 क्लासेस के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दैट इज़ अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड देन लोअर क्लास। ठीक है, और इसको अगर हम फिर फर्दर करना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। सो ये अब हमने पहले 3 क्लासेस थी, अब इसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जब सोसाइटी की हम उसको बाइफर्केट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, तो उनके बाइंग, परचेजिंग पैटर्न, लिविंग पैटर्न्स डिफ़र करते हैं, उनकी नीड्स जो हैं ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज़ डिफ़र करती हैं। अब इसको अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट सोशल क्लासेस के मुताबिक होती हैं। जस्ट एक एग्जांपल, अगर हम टोयोटा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ टोयोटा GLI अगर अवेलेबल है तो वो टोयोटा की गाड़ी किस क्लास को कैटर कर रही है। अगर होंडा की बात करते हैं तो सिविक है और सिटी है तो वो किसको कैटर कर रही है। और सुजुकी की बात करते हैं तो सुजुकी में हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो किस क्लास को कंसिडर कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कमोडिटीज़ जो भी क्रिएट करती हैं उसको सोशल क्लासेस के हवाले से नीड के साथ मैच कर रही होती हैं। दूसरी चलें बात करते हैं तो हम कल्चर पे आ जाते हैं। कल्चर क्या होता है? These are the norms, values which are held of by the society. अब ये हमारा एक कल्चर बन गया, ठीक है। अब कल्चर के अंदर एक और कल्चर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? सब कल्चर। अगर हम सब कल्चर की बात करते हैं तो चलें पाकिस्तान का कल्चर ले लेते हैं। पाकिस्तान के कल्चर में फिर पंजाब का कल्चर, ये क्या है? एक सब कल्चर है। सिंध का कल्चर एक सब कल्चर है। और देन अगर हम सिंध को या पंजाब को ले लें तो उसमें भी डिफरेंट इलाकों में आपको डिफरेंट कल्चर नज़र आएगा। अगेन इसको सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस के साथ मैच करते हैं तो हमारे पास जो कमोडिटीज़ की रिक्वायरमेंट है वो किसके मुताबिक होंगी? कल्चरल। आपको लेज़ की प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ नज़र आता है हलाल फूड। रीज़न इज़ बिकॉज हम उन इंग्रेडिएंट्स को प्रेफर नहीं कर सकते विच आर नॉन ऑर्गेनिक या हलाल नहीं है, चलें जी ऐसे कह लें। तो उनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी डिफ़र करती है हमारे कल्चर के मुताबिक। फिर उनकी प्रोडक्ट्स क्रिएशन, जैसे इंडिया में अगर मैकडोनल्ड्स सेल करता है बर्गर्स तो वो वेजी बर्गर्स सेल कर रहा है या आलू वाले बर्गर सेल कर रहा है। तो वाई दे आर डिफरिंग इट अकॉर्डिंग टू द कल्चर। सो ये कल्चरल फोर्सेस और सोशल फोर्सेस हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपॉन द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर जी? डेमोग्राफिक्स के ऊपर। व्हाट इज़ डेमोग्राफिक? डेमोग्राफिक इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अब इसके डिफरेंट वेरिएबल्स ले लेते हैं, जेंडर, एज, इनकम, मैरिटल स्टेटस एट्सेट्रा कर देते हैं जी। सो ये स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे अब आपको देखो कुछ US के फैक्ट्स नज़र आते हैं कि उनकी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। उसी के हवाले से उन्होंने इसको 3 हिस्सों में भी डिवाइड किया है, बेबी बूमर्स
जनरेशन एक्स, जेन एक्स भी कहते हैं हम इसको, और जनरेशन वाई। अब इन जनरेशन्स को अगर ले लें तो किसी भी जगह के ऊपर जनरेशन के हवाले से आपको प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ की ज़रूरियात फ़र्क नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ हम सोशल और कल्चरल फोर्सेस को भी अगर शामिल करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग नज़र आते हैं। वाइट पीपल भी नज़र आते हैं, ब्लैक पीपल भी, कलर्ड भी नज़र आते हैं आपको। दे बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस। डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में दे आर मेल्स एंड फीमेल्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स एट्सेट्रा। सो आपको अमेरिकन उसके हवाले से कि वाइडनिंग गैप नज़र आता है बिटवीन द रिच एंड पुअर। रिच आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअरर। और अगर हम उसको यूएस के फैक्ट्स को देखें तो 2025 तक 18.5% पॉपुलेशन विल बी ग्रेटर देन 65 ईयर्स एंड 2075 नो एथनिक और रेशल मेजॉरिटी आपको नज़र आएगी। अभी हमने 3 फोर्सेस को यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है और जनरल अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट कर ली है। ठीक है, इसको आगे लेकर चलते हैं और कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 7 बिलियन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन बाय 2028, वर्ल्ड पॉपुलेशन 9 मिलियन बाय 2054 और यूएस पॉपुलेशन विल बी 310 मिलियन। इसी को हम अगर देखें तो 310 मिलियन जो अफराद हैं उनकी ज़रूरियात ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ किस तरह से आपको शेप अप होती हुई नज़र आएगी। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब स्ट्रेटजी डेवलप करनी है तो इन सोशल, कल्चरल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। जब अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये जो आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो आपकी कमोडिटीज़ की ज़रूरियात को बढ़ा रहा है, इट माइट बी अ अपॉर्चुनिटी। फिर अगर आप इसको सेग्रीगेट करते हैं डेमोग्राफिकली तो इन डेमोग्राफिक सेग्रीगेशन में उस हर हिस्से डेमोग्राफी जिसको हमने कहा है उसकी ज़रूरियात भी एक दूसरे से तब्दील हो सकती हैं। सो वी माइट बी हैविंग न्यूअर मार्केट्स डेवलप होती हुई नज़र आती हैं। और अब इसकी आखिरी एक फैक्टर को भी देख लेते हैं, दैट इज़ द नेचुरल एनवायरमेंटल फोर्सेस। नेचुरल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं जी? हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त माहौल है वो हमारा क्या है जी? नेचुरल एनवायरनमेंट है। आप हाथी दांत की प्रोडक्ट्स क्यों नहीं खरीदते? बिकॉज कि ये एक्सटिंक्शन की तरफ ना जाए। हालांकि महंगी प्रोडक्ट्स, लेकिन क्यों? नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर आप पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ओजोन लेयर को सपोर्ट करने के लिए, उसके गैप को फिल करने के लिए क्या कहते हैं कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स क्रिएट करें जो नेचुरल एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रही हों। जस्ट पीएसओ की स्ट्रैटेजी अबाउट लो लेड पेट्रोलियम, दैट इज़ एन अदर एग्जाम्पल। सो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी होती है और उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्ट्रैटेजी को भी डिफ्रेंशिएट करती हैं और इसको एज अ कंपैरेटिव एज भी यूज़ कर सकती हैं। अब नेचुरल एनवायरमेंटल फोर्सेस में हमारे पास 2 किस्म के रिसोर्सेज आते हैं जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। ये 2 किस्म के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे ऑयल है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसके अलावा आयरन और अदर एलिमेंट्स आप जितने भी गिन लें जो कि आपको नेचुरल हालत में मिलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जैसे वीट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, फिर फ्रूट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी जिसको आप रीप्लांट कर सकते हैं, उगा सकते हैं और अपने लिए ज़्यादा बना सकते हैं। सो हमें अपनी इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज इस अंदाज में करना है कि हमारा जो वर्ल्ड ओवरऑल एक ग्लोबल बैलेंस है वो भी इस चीज़ का ऊपर कायम रहे। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते वक्त हमें इन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। देन हमारे पास ये उसने कुछ स्टेटिस्टिक्स डिस्कस किए हैं जो कि की सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के ऊपर बेस करते हैं। टेबल 3.3 इन द बुक इज़ गिवन। हम इसको सारा नहीं देखेंगे, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे उसने कहा जी, number of social interest groups, number of marriages, number of divorces, lifestyle, buying habits, attitude towards work, social program, number of, so ये वो factors उसने बता दिए जो कि हमें being an organization study करने चाहिए और उनको consideration देनी चाहिए while developing any kind of strategy.
इसके बाद हम बात करते हैं जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस। पहले इसको हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्या क्रिएट करता है, वो लॉ क्रिएट करता है। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट्स का जो बना हुआ नज़र आता है वो किसी भी प्रोडक्ट को हलाल हराम के फूड की तरफ अगर हम कहें तो वो लेकर आ सकता है, किसी एक्टिविटी को अलाउ कर सकता है और किसी एक्टिविटी को बैन कर सकता है, कोटा सिस्टम लगा सकता है। सो पॉलिटिकल गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस हमारे लिए जो हमारी मार्केट है उसमें उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट एक एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन क्रिएशन की वजह से न्यू ट्रेड ऑप्शंस क्रिएट हो गए। वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी बेस के ऊपर द होल वर्ल्ड इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल विलेज। तो ये जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको बनाने में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनली डिफरेंट गवर्नमेंट्स आपस में कोलैबोरेट करती हुई नज़र आती हैं। सो हमें क्या नज़र आता है जी, द इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस नज़र आती है अमंग इकोनॉमीज़। मार्केट्स आपको इकट्ठी हुई नज़र आती हैं। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेक इट इम्पेरेटिव दैट फर्म्स कंसिडर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल वेरिएबल्स एंड द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपैटिटिव स्ट्रैटेजीज। एक मुल्क में जो आप कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सकती है, बट ड्यू टू द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अनदर कंट्री माइट मेक इट वल्नरेबल। तो आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ सकता है अगर आप ग्लोबली काम करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपॉन एनी फर्म्स स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। यहाँ तक रखते हैं इस लेक्चर को, और बाकी जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन आस्क in the comment section, and thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.